हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीएस निर्वाण चैनल पे। और दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद में मैंने उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेके आया हूँ। आईपीएस मनोज शर्मा की जो अपन लव स्टोरी अपन शुरू कर रखे थे मैंने, जो उसके पार्ट्स, उसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप आप सब लोग उसे इंटरेस्ट लेकर सुन रहे होंगे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मोटिवेशनल स्टोरी है। और अभी यूपीएससी का प्री भी आने वाला है अक्टूबर में 10 तारीख को। तो आई होप आपको बहुत मोटिवेट कर रही होगी वो स्टोरी। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट अपन शुरू करते हैं। मैंने लास्ट में जो मनोज है वो सरदा का उसने सरदा को प्रपोज़ कर दिया था और सरदा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिर उसके बाद भी मनोज अश्विन के कमरे पे चला गया था सीधा। उसे पता था मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और कैसे भी करके मुझे आईपीएस बनना ही बनना है। और सरदा ने भी इस पे मोहर लगा दी थी। सरदा ने बोला कि मैं इस बार उत्तरांचल पीसीएस दे रही हूँ, मैं आईएएस का अटेम्प्ट नहीं दूंगी, तो मुझे तो उत्तरांचल पीसीएस करना है। तुम अपना आईपीएस पे ध्यान दो, फोकस करो तुम्हारा, और वो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। तो इसी को लेकर मनोज अश्विन के कमरे पे चला गया और वहाँ पे उससे पूछा कि कैसे मैं स्टडी करनी है, कैसे मुझे स्टडी नहीं करनी है। तो अश्विन ने उसे बताया कि अपना जो टाइम रिकॉर्ड है वो रखो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, कितने घंटे स्टडी नहीं कर रहे हो। तो वो सारी प्लानिंग उसे अश्विन ने बताई। उसके बाद मनोज उत्साहित होकर वो अपने कमरे पे चला गया। मनोज, अश्विन एकदम सही कह रहा है, मैं तो अब उत्तरांचल पीसीएस पे फोकस करूँगी, सरदा ने कहा। और तुम्हारा ये चौथा और आखिरी अटेम्प्ट है, पहले 4 ही अटेम्प्ट होते थे जर्नल वालों के लिए, अभी तो चेंज हो गए हैं। तो मनोज को क्या है कि जनरल स्टडी के लिए कोचिंग करनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इतने। और सरदा भी उसको आईपीएस बनते हुए देखना चाहती थी। तो अब पैसे की थोड़ी सी तंगी चल रही थी, अब करे क्या। मनोज को प्रीलिम्स के क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। सरदा ने इस बार आईएएस के स्थान पर उत्तरांचल पीसीएस का प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल जो आईएएस की परीक्षा में सेलेक्ट हो चुके थे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तिवारी, वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे उनको परीक्षा पास करने की टिप्स देने के लिए आए हुए थे। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति का तलाश कर रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। यानी कि वो जो सौरभ तिवारी थे वो टिप्स दे रहे थे किस तरह से आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है। तो वो उसने सारे टिप्स लिख लिए मनोज ने। उसने सौरभ राव से पूछा, सर मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें। सौरभ राव ने बताया कि लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता ज़रूर मिलती है। अब वो देखते हैं क्या बताया उन्होंने। सौरभ राव ने कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। और अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सोल्व करो और मॉक टेस्ट दो। यानी कि उन्होंने कहा कि मेंस का अपन को पेपर लिखना होता है, ना कि वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दो और उसके आंसर लिखो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने सरदा से कहा, सरदा मुझे समझ में आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिख कर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने में ही काम नहीं चलता, बल्कि याद करके कई बार लिख कर भी देखना होता है। तो इस बार मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगा। तो इस बार मैं सौरभ राव के सर के द्वारा जो बताए गए तरीके हैं उसी तरीके से मैं पढ़ूँगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुँच गए और मनोज ने 500 कागज़ों के 2 पैकेट खरीदे और वापस कमरे पे आ गए। यानी कि उन्होंने A4 साइज़ की 2 सीटें खरीद ली, जिसमें 500 पेज आते हैं एक में, तो वो उन्होंने ख़रीद लिए। मनोज ने सरदा से कहा, 1 महीने में 500 पेज यानी कि रोज़ लगभग 20 पेज
लिखने हैं, यानी कि 1 महीने में 500 पेज लिखने हैं। सरदा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए ये रणनीति अपनानी होगी। अब हम रोज़ 20 पेज लिखेंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखकर और टेस्ट देंगे, और यह क्रम परीक्षा तक चलेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी, लेकिन एक समस्या यह है कि सरदा, यदि मैं अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो अच्छा लिखने के इंतज़ार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार लेंगे, सरदा ने मनोज से कहा। मनोज ने कहा, सही कह रही हो तुम। इस बार मैं इतना लिखूंगा कि जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा मैंने। मनोज सुबह 4 बजे उठने लगे, परीक्षा के पुराने पेपर का अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता, और उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता। सुबह लगातार 12 बजे तक। उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार सरदा सुबह से मनोज के कमरे पे नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती, और शाम को 6 बजे सरदा उसके कमरे पे आकर सामान्य अध्ययन के नोट्स को दोनों रात को 10 बजे तक लिख कर याद करते थे। पर मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसने सामान्य अध्ययन की कोचिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। साइंस एंड टेक और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर वह कमज़ोर था। बिना कोचिंग के जर्नल स्टडी के अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते, उसे यह फील हो रही थी मनोज को। एक दिन सरदा ने मनोज से कहा कि उसकी एक सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सिंह सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही कोचिंग खोली है। अभी कोचिंग में कुछ स्टूडेंट ही हैं, इसलिए वह सब स्टूडेंट पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, तो तुम वहाँ ज्वाइन कर लो। मनोज सरदा के साथ ध्येय कोचिंग पहुँच गया। दोनों चले गए। सरदा ने विनय सर से कहा, हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसे के अभाव में केवल एक की ही फीस दे पाएंगे। विनय सिंह को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ाने वाले से सामना करना पड़ गया। अब कोई देखे कि कोचिंग खोली और पहली बार में हम इनको फ्री में पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो फ्री में ये सब कैसे होगा। तो विनय सिंह ने ये सोचा, लड़का बात तो बोल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या पता ऐसे पटरगस्ती करने के लिए आया हो। तो मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया कि सर, मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है और सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, पर वो फ्री स्टूडेंट नहीं पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की। यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ ये अन्याय होगा। तो उनका कहना भी सही था कि मैं दूसरे स्टूडेंट को भी मैं क्या जवाब दूंगा। विनय सर की बात सुनकर दोनों निराश हुए, पर मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर, मेरे पास सच में पैसे नहीं है और बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहला वेतन मिलेगा मैं आपकी फ़ीस चुकाऊंगा सर। अब बंदा इतना ईमानदारी से ये बात बोल रहा है और दमदार तरीके से बात बोल रहा है, तो विनय सर को भी लगा कि बंदा सही बोल रहा है और एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए और उन्हें मनोज की बात में सच्चाई नजर आई। उन्होंने अपनी टेबल के ड्रॉवर से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा करा दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस आकर दे देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा है। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने में ज़्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो टॉपिक पढ़ाया जाता, अगले दिन पढ़ाने से पहले उसका टेस्ट ज़रूर लेते। 2.5 महीने तक मनोज की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रही। अपने लक्ष्य के अनुसार इतिहास,
हिंदी और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। विकास सर और विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर चेक करते और गलती निकलने पर मनोज को फिर से लिखने को अभ्यास करने के लिए बोलते। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अश्विन कमरे में बर्थडे की पार्टी चल रही थी। गुप्ता और सचिन डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अश्विन के बर्थडे में आ गया और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बेहतर भी थे, पर पास बैठी सरदा उसके अनढंग डांस पर मोहित हो रही थी। नवनीत और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जो थे वो जड़ हो गए। पार्टी बाजों की दिलों की धड़कन अचानक बढ़ गई। मनोज थम से ज़मीन पर बैठ गया और प्रीलिम्स में अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की प्रीलिम्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे खटे छूट गए। पांडे, अश्विन, गुप्ता सब रिजल्ट देखने भाग गए। सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देखने आया। मनोज, अश्विन, नवनीत, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। गुप्ता का हुआ नहीं। वह दुख से भर गया और उसने अपना दुख कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कस लगाया और धड़ाम से वो ज़मीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अश्विन ने ज़मीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा। उठो बे गुप्ता। सचिन ने घबराकर पानी छिड़काव किया और गुप्ता के मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़का तो उसे होश आ गया। उसका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला? उसके चारों अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। वह अपने कमरे में गया और अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता की वेदना की गहराई समझते हुए अश्विन ने दरवाज़ा खटखटाया। तब बंद करने से दूसरे लोग भी आशंकित हो गए। अश्विन ने आवाज़ लगाई, गुप्ता नौटंकी मत कर, बाहर आ जाओ। टमाटर कट गया, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व भी उसी का था। अश्विन को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज़्यादा था, इसलिए अश्विन ने केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अश्विन के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो चिंता बढ़ने लगी। सचिन ने गुप्ता को मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता जी निराश मत हो। 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल IAS परीक्षा में ही है। स्टेट PCS की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हो। 10 साल है अभी, घबराओ मत। नवनीत ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चेताया और वह जल्दी बाहर न आए तो दरवाज़ा तोड़ दूंगा, उसने बोला। गुप्ता की धैर्य की परीक्षा ज़्यादा देर तक नहीं ले पाया और वह जानता था कि ज़्यादा देर को भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्यों से अकेला दुखी छोड़कर अपने रसोई और रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वह मान गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील स्टार और IPS के तगमे थे। पुलिस की वर्दी में लगे उसने निकाल दिए और उसने स्टार जो थे वो बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए। वो जो स्टार थे वो मनोज ने उठा लिए और अपनी जेब में रख लिए। सरदा ने IAS का ईयर प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल PCS क्लियर हो गई। सरदा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दोगुने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात कोई होश नहीं था। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज़ था उसका। एक अजीब सा पागलपन था उस पर। केवल पढ़ाई ही थी, सब कुछ भूल गया था। दोस्त, रिश्तेदार। केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ 3 घंटे के टेस्ट पेपर देना शुरू किए। 3 घंटे सरदा भी क्लास में बैठी रहती। मनोज पूरे 3 घंटे पूरी एकाग्रता से पेपर सोल्व करता और उसे ध्यान भी नहीं रहता कि सरदा उसके पास आके बैठी है। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने में एक रूपरेखा तैयार करता, फिर उसका उत्तर लिखता। लिखना क्या है, भले ही उस रूपरेखा को बनाने में 3-4 मिनट लग जाएं, पर बिना रूपरेखा बनाए वह पर्सन की शुरू नहीं करता था। ये होना भी चाहिए कि मेंस में अपन अगर लिख रहे हैं तो उसकी रूपरेखा आप बनाओ। अगर आप रूपरेखा बनाकर उसका उत्तर लिख रहे हो तो बेहतर तरीके से आप उत्तर लिख पाओगे। रूपरेखा बनाने में आपको 1-2 मिनट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो उत्तर है
एकदम अट्रैक्टिव होगा। परीक्षा भी आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसने सभी पेपर हो गए। सरदा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार करने लग गए। आईएएस की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा था। सचिन सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफ़े गया और उसने कमरे पर अश्विन, नवनीत और पांडे परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतज़ार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। अब अश्विन के साथ मनोज के कमरे पर आ गया था। सरदा भी मनोज का रिजल्ट का इंतज़ार कमरे जानने के लिए उसके कमरे पे आ गई। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छांट कर बाहर कर दिया गया था और आगे की दौड़ से झटक से मुक्त हो गया, इसलिए आज के रिजल्ट को उसके एक मनोरंजन घटना के रूप में देख रहा था। पांडे, नवनीत और अश्विन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुप्ता ने लोगों की घबराहट के इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गए। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका यह अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? अश्विन ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकलने जा रहे हैं और तुम फालतू के पर्सन सूझ रहे हैं तुम्हें। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है और इस बार इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी सचिन आते हुए आया और सबकी सांसें अटक गई। सचिन ने सस्पेंस रखते हुए मन काम कहा, मनोज भैया और अश्विन जी का मुख्य परीक्षा में हो गया, पांडे जी और नवनीत जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पांडे और नवनीत का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली और अश्विन और मनोज की खुशी के विपरीत उदास दुखी बैठे रहे गुप्ता और पांडे के रूप में दो नए साथी मिल गए। समाज में वृद्धि होते हुए देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। डेफिनेटली होना था, गुप्ता संतुष्ट हो गया, हाँ ये भी मेरे वाले हिस्से में आ गए। अब पांडे और नवनीत को असफल और दुखी देखकर मनोज को दुख हुआ। साथी तो उन्हीं का ही था। उसे भी लग रहा था, यार इनका नहीं हुआ, इनका भी होना चाहिए था। अब सच्चा साथी वही होता है जो दुख में भी उनके शामिल हो। हाँ, ऐसा होता है। साथ वाले फ्रेंड का रिजल्ट क्लियर हो जाता है, हमारा नहीं होता, तो हमें जेलस होती है। लेकिन वही फ्रेंड हमारे दुख में शामिल हुआ, हमारा क्लियर नहीं हुआ, वो भी दुखी हो रहा है, तो ऐसा फ्रेंड होना चाहिए हमारे साथ। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना की कोई असर नहीं पड़ा और मनोज के पलंग पर निढाल सा बैठा रहा। नवनीत भी असफलता के दुख में कुर्सी पर बैठा रहा। कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था, यानी कि एकदम माहौल एकदम क्रिटिकल हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। सभी लोग ढाढ़स बंधा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे रहे थे। लेकिन होना क्या था, वो रिजल्ट फेल हो गया, तो उस टाइम तो कुछ भी हो जाए संभाल ही नहीं पाते एक दूसरे को। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अश्विन से पूछा, अश्विन, तुम तो कहते थे आईएएस की तैयारी करने वालों को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज को सफल हो गया और प्यार न करने वाले पांडे असफल हो गए, अब क्या कहोगे? अश्विन ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूँगा, चलो चुपचाप। अश्विन इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया और अलग होकर उसने पढ़ाई की, जबकि मनोज तो दिन भर सरदा के प्यार में डूबा रहता था। फिर भी मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया, पांडे को नहीं पता था। 5 महीने में मनोज ने किस तरह कैसे पढ़ाई की, कुछ पता नहीं था। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था, आज तो मनोज बहुत खुश है, उसे प्यार के साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अश्विन? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अश्विन से उसकी पुष्टि करना चाहता था। अश्विन ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बताए तुम मानोगी नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज़ को रहस्यमय ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और सरदा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। गुप्ता ने नाजुक मौके पर कठोर बात कह दी। दुखी पांडे क्रोध से भर गया, गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था।
दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट अभी दूर है, उसका इंटरव्यू भी बाकी है अभी। और तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे खींचकर घर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। कब तक कौन बताएगा उसके घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गुड़मुड़ हो गए और शांत व्यथित मन को कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती और तेज आवाज में कहा, कोई बताएगा ही, कब तक छुपती रहेगी? ये बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे के दिमाग में पता नहीं क्या प्लान चल रहा था। अब आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। उसकी चाल अब तेज हो गई। उसका फ्रेंड था, वो जलना तो था ही, उसे उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल गई, उसकी सफलता भी मिल गई, तो उसकी सफलता को पचा नहीं पा रहा था। मनोज की बिल्डिंग के उसके ठीक बगल वाले कमरे में अरुण रहता था। उम्र तथा परीक्षा देने की संख्या के अनुसार अरुण मनोज से सीनियर था। उसके आईएएस के चारों अटेम्प्ट समाप्त हो गए। अरुण और रोज़ शाम को पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। मनोज की दोस्ती अरुण से हो गई थी, किचन भी साझा करते थे दोनों। कुछ दिन बाद मनोज अरुण के कमरे पे गया। मनोज की मुख्य परीक्षा खुशी देकर अरुण ने कहा, मनोज जी अभी दिल्ली दूर है, तो मैं तो 2 बार इंटरव्यू में वापस आया हूँ और आज भी वही हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं। घर वापस किस मुंह से जाऊँ, इसलिए यहाँ डला हूँ। प्रीलिम्स, मेन इंटरव्यू सब मायाजाल है। आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुशी होने का कोई अधिकार नहीं है। अरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ मनोज के सामने कह दिया। डेफिनेटली वो कहना भी उसका उचित था कि दिल्ली अभी दूर है, थोड़ा सा सब्र करो, इतना खुशी होना ठीक नहीं है। अब मनोज भी उसकी मन की व्यथा समझ रहा था। उम्मीद और नाउम्मीद का दौर यही था। कितने लोगों की पूरी होती है उम्मीदें, सेलेक्ट कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। बाकी लोग हताश हो जाते हैं, जिनका नहीं होता है वो फूट फूट कर रोते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है सालों साल। तब जाकर कोई अपनी एक मंजिल पर पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता है, कोई अंत में सफल हो पाता है। ये सिलसिला मुखर्जी नगर में नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज अपनी अनिश्चितता भूल गया और उत्साहित होकर श्रद्धा से कहा, लो अब क्या कहोगी तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और बोली, हम दोनों इंटरव्यू में अभी बाकी हैं मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा, तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितना खुश होंगे और उनका सपना पूरा होगा। MBBS में मैं सेलेक्ट नहीं हो सकी तो उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊँगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊँगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज को कंफर्म करना चाहता था। श्रद्धा, अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपनी इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो। तुम्हें इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी, श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन अल्मोड़ा चली गई। एक दिन शाम को श्रद्धा का फ़ोन मनोज के कमरे के नीचे STD दुकान पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा आ गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं जल्दी दिल्ली नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज को आश्चर्य हुआ। क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? अब मनोज का दिल थोड़ा बैठ गया कि वो बोल के गई थी कि मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगी, लेकिन उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फ़ोन करके बता दिया कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी जब से यह फ़ोन आया है पापा बहुत दुखी हैं। किसने किया होगा फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता, श्रद्धा ने
किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज एसटीडी से फ़ोन सुनकर जब कमरे पर आया तो परेशान था। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। 5 दिन बाद मनोज के कमरे के नीचे एसटीडी की दुकान पर सरदा का फिर फ़ोन आया। इस बार सरदा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा उत्तरांचल पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सरदा से कहा, वाह सरदा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। लगता है आज ईश्वर हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, लग तो ऐसा ही रहा है। मैंने अपने पापा को सपना भी पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं, सरदा ने मनोज से कहा। सरदा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज ने अपने इंटरव्यू की चिंता हो गई। सरदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? सरदा ने निर्वासित स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से फ़ोन आया है मेरे पापा बहुत दुखी रहने लग गए हैं। उन्हें लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। सरदा की बात सुनकर मनोज कहता है, क्या किसी से प्यार करना करके भी यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर सरदा कुछ नहीं कह पाई। मनोज का भी कहना सही था। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो गए। पांडे का दुख कम हो गया। अब अश्विन मनोज से मिलने के लिए कमरे पर जाने लगा तो उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। मनोज का रूम पार्टनर सचिन भी कोचिंग करके वापस कमरे पर आ गया। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में अरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर पंक्तियाँ तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में हनुमान चालीसा छोड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ा भड़ की आवाज़ सुनाई आँख देने लग गई। कोई सामान नीचे पटक रहा है। मनोज पांडे अश्विन उसके कमरे पे जाके देखा तो उसने सारा सामान बिखेर दिया और रो रहा था। वह लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले अरुण जोर जोर से, हाय वंदना, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊँगा? हृदय विदारक रुंदन प्रारंभ कर दिया। वो भी किसी लड़की से प्यार करता था तो वो भी वंदना भी उसे छोड़ के चली गई। अब प्यार के मामले में विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। अब होना ही था। लड़के का कहीं हो नहीं रहा था। पैसे वैसे थे नहीं लड़के के पास, तो वंदना जी क्यों रोकने वाली थी? तो दोस्तों, आप भी देख लेना अपना कि गर्लफ्रेंड उसी के साथ रुकेगी, या तो पॉकेट में मनी हो या फिर उसका कहीं सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट में। तो यही हाल उसका था। अरुण के पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से बताना शुरू किया। अरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश पीसीएस में सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गई है। सिलेक्शन से पहले मुखर्जी नगर के कमरे में कंबाइंड स्टडी के चलते दोनों आपस में प्यार करने लग गए थे। अरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद वह शादी कर पाएगी। लड़की का सिलेक्शन हो गया, अरुण का नहीं हुआ। लड़की अपने वादे के पक्की निकली। सिलेक्शन के बाद उसने शादी कर ली। उस लड़की ने यूपी में हाल ही में सिलेक्टेड डीएसपी लड़के से शादी की, इसलिए अरुण दुखी है। ये कहानी सुनकर पांडे से रहा नहीं गया। उसने सीनियर जूनियर का लिहाजा छोड़ सामूहिक रूप से कहा, पढ़ाई कर लेते, प्यार बाद में कर लेते भाई। पांडे ने मनोज पर नज़रें टिका दी और वाकई उसी के लिए ही बोला गया हो। पांडे तो मज़े लेने चाहता था मनोज के। मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और सरदा उन्हें छोड़कर चली गई तो क्या होगा? आज अपनी विचारधारा को लेकर पांडे में गजब का आत्मविश्वास था। सरदा की बात बहुत समझदार थी। सरदा बहुत समझदार है। मनोज जी को छोड़कर वह कहीं नहीं जाएगी। समूह में सबसे जूनियर सचिन ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा। सचिन तो थोड़ा समझदार लड़का था। सचिन, तुम अभी कुछ नहीं जानते। समझदार लड़कियां ही तो अपने अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं, बेवकूफ़ तो फंसी रहती है। यही तो समस्या है। सरदा समझदार है। अरुण की वंदना की भी समझदारी थी, जिसने डीएसपी लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ़ होती तो अरुण के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। पांडे को सरदा की समझदारी पर पूरा भरोसा था। मनोज का सिलेक्शन न होने पर भी वह छोड़कर चली जाएगी, पांडे का यही मानना था। इस बार अश्विन ने कहा, मनोज का सिलेक्शन पक्का है। पांडे, तुम बेकार की शंकालु हो रहे हो। पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, उल्टी सीधे बातें कर रहा था। क्या गारंटी है होगा? तो 400-500 सिलेक्शन के ही रहेंगे ना। मान लो परसेंटेज में मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ, सरदा भी उसे छोड़कर चली गई, तब इनका क्या होगा? सफलता की दैनी मनोज
कल्पना एक चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को सरदा पर पूरा भरोसा था। अब तुम सरदा को नहीं जानते, सरदा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे वो नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट अपन अगले बार में डिस्कस करेंगे कि मनोज का रिजल्ट का क्या हुआ, सरदा ने मनोज को चुना या किसी और को चुना, और उसका क्या हुआ, वो वापस दिल्ली आई नहीं आई।